प्यार, सम्मान और बड़ों के आदर्शों पर बना है कमलेश का परिवार। कमलेश ने अपने छोटे देवर को अपने बच्चे की तरह पाला है। उसके अनुसार उसका देवर कभी गलत नहीं हो सकता। हालांकि देवर की शादी के बाद कमलेश की यह धारणा बदल जाती है। शादी की रात कुछ ऐसा होता है जिसके लिए घर की बहू अपनी जान तक देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि एक शैतानी राक्षस अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लड़की को भोग की वस्तु समझकर उस पर अमानवीय अत्याचार करना शुरू कर देता है। लड़की की तरफ से उस लड़ाई के खिलाफ कमलेश अकेली खड़ी हो जाती है। समाज में प्रचलित एक अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाज में विरोध की यह कहानी चिराइया फिल्म की है। आज मैं आपके साथ इसे शेयर करूंगा, तो व्यूअर्स जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले। चलिए बिना ज्यादा बात किए शुरू करते हैं आज की फिल्म का एक्सप्लेनेशन। घर की छोटी बेटी पिंकी खेलते खेलते कुछ ऐसा देख लेती है कि डर कर अपनी मां के पास दौड़ती है। मां को बुलाकर कहती है, मां, चाचा को कोई मार रहा है। भाभी कमलेश अपना खाना बनाना छोड़कर गर्म चिमटा लेकर दौड़ती है और पड़ोस के लड़कों को मारना शुरू कर देती है। इसके बाद वो अपने देवर को उनके चंगुल से बचा लेती है। तभी ससुर जी दोनों को घर के अंदर बुलाते हैं और बाहर इस तरह के उग्र व्यवहार के लिए दोनों को डांटते हैं। ससुर जी कहते हैं, कमलेश, तुम बिना सब कुछ जाने उन लड़कों को मारने क्यों चली गई? पहले यह तो जान लेना चाहिए था कि कौन गलत था और कौन सही। दरअसल उनकी बड़ी बहू का नाम कमलेश है। कमलेश कहती है, मेरा अरुण कभी गलत नहीं हो सकता। ससुर जी कहते हैं, गलती अरुण की ही थी। कुछ दिनों बाद सुबह नहाने के बाद कमलेश बड़ों का आशीर्वाद ले रही है। यहां दादी मां अपने हाथों से ऊन का स्वेटर बुन रही है। कमलेश एक कप चाय बनाकर अपने ससुर को देती है। ससुर के साथ कमलेश का बहुत अच्छा और दोस्ताना रिश्ता है। इसके बाद हम कमलेश के पति को देखते हैं। उनके परिवार में एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम पिंकी है। पिंकी को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और उसके छोटे देवर का नाम अरुण है। कमलेश का अपनी सास के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। उनका परिवार बहुत सजा हुआ और व्यवस्थित है। कमलेश अपने सुंदर परिवार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। आज वे सब अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। कमलेश की एक ही शर्त है, अगर लड़की भजन कीर्तन गा सकती है तो वह उसे एक बार में बहू बना लेगी। लेकिन वहां जाने पर उल्टा ही होता है। लड़की अंग्रेजी में गाना सुना रही है। सब मंत्रमुग्ध होकर गाने का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कमलेश के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही है। गाना खत्म होने पर ससुर जी तालियां बजाते हैं और सब खुश हो जाते हैं। लड़की का नाम पूजा है, जिसने इंग्लिश ऑनर्स किया है और शादी के बाद पढ़ाई जारी रखना चाहती है। दरअसल IAS उसका लक्ष्य है। ससुर जी कमलेश से कहते हैं, बहू कुछ पूछो। कमलेश पहला सवाल ही यह पूछ लेती है, क्या तुम्हारे सारे ब्लाउज ऐसे ही है? इस बात से माहौल कैसा हो जाता है आप समझ ही सकते हैं। तभी अरुण अपनी भाभी को एक तरफ ले जाकर लड़की की तारीफ करने लगता है, लेकिन भाभी इस शादी के लिए राजी नहीं होती। अरुण कहता है, भाभी, शादी के बाद मैं उसकी सब कुछ बदल दूंगा। तुम वो सब छोड़ो और मेरे लिए, अपने प्यारे देवर के लिए इस शादी को मान लो, प्लीज। भाभी थोड़ी परेशान होकर कहती है, हाँ समझ गई, ठीक है। भाभी की अनुमति पाकर अरुण सबको हाँ कह देता है। सब खुश हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। अब आशीर्वाद की बारी आती है। एक एक करके परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। भाभी हालांकि गंभीर चेहरा बनाकर ही आशीर्वाद देती है। वापस लौटते समय अरुण अपनी मां से कहता है, मां सुनो ना, उससे रसोई का काम मत करवाना प्लीज। मां कहती है, देखो, लड़का अभी से हाथ से निकल गया है। दरअसल बासी अंग्रेजी अखबार हिंदी अखबार से ज्यादा कीमत पर बिकता है, तो अंग्रेजी गाना गाने वाली बहू की कीमत कमलेश से ज्यादा तो होगी ही।
एक हफ्ते बाद सास और बहू कहीं जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही है। सामने भीड़ देखकर कमलेश उत्सुकता से आगे बढ़ती है। वहां छात्रों का एक समूह किसी मुद्दे को लेकर रैली निकाल रहा है। कमलेश कुछ समझे बिना उनके पास जाती है तो लड़कियां उसे भी अपने साथ शामिल कर लेती है। कमलेश मुस्कुराते हुए रैली में शामिल हो जाती है। जब वो उत्सुकता से पूछती है तो लड़कियां कहती है एलजीबीटी राइट्स के बारे में। क्या आप इसका मतलब समझती है? कमलेश के मना करने पर लड़की कहती है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर। ये नाम सुनते ही कमलेश शी कहकर हाथ झटक देती है और तुरंत गाड़ी के पास जाकर सास को ये बात बताती है। उसी समय अचानक उस रैली में उन्हें पूजा दिख जाती है। भाभी गुस्से में पूजा को आवाज देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे पूजा को उसी गाड़ी में लेकर आते हैं और सब पूजा के घर पहुंच जाते हैं। भाभी घर में घुसकर बड़ों का आशीर्वाद लेती है और पूजा को रसोई में ले जाती है। भाभी पूछती है, क्या तुम लेस्बियन हो? पूजा हंसकर कहती है, वो लेस्बियन होता है? नहीं, मैं वैसी नहीं हूं। मैं वहां सिर्फ उनका साथ देने गई थी। कमलेश कहती है, देखो, ये सब बंद करो। हमें सिर्फ बहू चाहिए, कोई क्रांतिकारी नहीं। पूजा कहती है, तो क्या बहुओं की कोई सोच नहीं हो सकती? उनकी अपनी कोई राय नहीं हो सकती? दुनिया में क्या हो रहा है वे उस बारे में बात नहीं कर सकती? क्या आप अखबार पढ़ती है? कमलेश कहती है, पढ़ती हूं, और ये भी जानती हूं कि लड़कियों की खबर ठीक कहां से शुरू होती है। अब पास में रखा एक अखबार उठाकर वो कहती है, लड़कियों की खबर पहले पन्ने पर नहीं, आखिरी पन्ने पर होती है। सीधे शब्दों में लड़कियों का काम रसोई संभालना है। पूजा पूछती है, क्या आपको अंदाजा है कि दुनिया में क्या चल रहा है? कमलेश कहती है, क्या तुम्हें अंदाजा है कि एक परिवार में क्या जरूरी है? कौन सा खाना कैसे बनाया जाता है? ये जो पैंट तुमने पहनी है, इसे रफू कैसे किया जाता है, पता है तुम्हें? यही लड़कियों का काम है। परिवार ही लड़कियों की दुनिया है। तुम चाहे जितनी अंग्रेजी झाड़ लो, सब बेकार है। पूजा कहती है, तो लड़कियों की विचारधारा। कमलेश गुस्से में अखबार फाड़कर ब्लेंडर मशीन में डाल देती है और उसे पीसते हुए कहती है, यह है लड़कियों की विचारधारा। पूजा मुस्कुराकर कहती है, मुझे आपके साथ एक ही घर में रहना होगा। कमलेश कहती है, हमारे साथ रहना है तो तुम्हें अभी उस रैली के लिए माफी मांगनी होगी। अभी मां के पैर छूकर माफी मांगो। पूजा कहती है, ससुर जी को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था। कमलेश कहती है, घर हम संभालते हैं। पूजा किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेगी और भाभी भी उसे बिना माफी मांगे नहीं छोड़ेंगी। अंत में अपनी ईगो के कारण भाभी जबरदस्ती पूजा के हाथ से अंगूठी निकालकर चली आती है। घर लौटकर जब ससुर जी को यह पता चलता है तो वे कहते हैं, तुम्हें परिवार के बारे में सोचना चाहिए था, ऐसा क्यों किया बहू? कमलेश का पति कहता है, पापा, मैं बताता हूं। कमलेश को लगता रहे कि वो अंग्रेजी बोलने वाली लड़की घर आएगी तो कमलेश की जगह शायद नहीं रहेगी। कमलेश इसी बात से डर रही है। कल रात ही कह रही थी कि मैं भी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लूं ताकि हम दोनों बहुएं ग्रेजुएट हो जाएं। अरुण कहता है, भाभी, अगर आप इतना ड्रामा नहीं करती तो सब कुछ अच्छा होता। कमलेश का पति कहता है, जो गलती हुई है उसे सुधारना होगा। उनके घर जाओ और माफी मांगो। कमलेश कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं किसी भी कीमत पर उनसे माफी नहीं मांगूंगी। लेकिन कहने से क्या होगा? जब कमलेश का लाडला अरुण अपनी भाभी से बार बार विनती करता है तो भाभी पिघल जाती है। ठीक इसी समय पूजा उनके घर आती है। दोनों बहुओं को बात करने के लिए छत पर भेजा जाता है। पूजा पूछती है, आप मुझसे इतनी नाराज क्यों हैं? कमलेश उसके पास आकर कहती है, मैं इस घर में सबसे कम पढ़ी लिखी हूं। शादी के वक्त मैं फाइनल ईयर में थी, उसके बाद परीक्षा नहीं दे पाई। सब शिक्षित है। मैंने बहुत मेहनत से अपनी जगह बनाई है। तुम भी उन्हीं की तरह पहले पन्ने से अखबार पढ़ती हो।
मुझे अपनी जगह बनाने में 15 साल लगे और तुम 15 मिनट में हीरोइन बन गई। मैं बेटा पैदा नहीं कर पाई, अब अरुण ही मेरा बेटा है। तुम्हारे आने के बाद क्या वह मेरा रहेगा? मुझे सही और गलत समझने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन एक बार समझ जाओ तो सच के लिए जान भी दे सकती हो। इस बार गलत समझकर लड़ पड़ी। सॉरी। पूजा कहती है, मैं एलजीबीटी रैली में गई थी क्योंकि जब किसी के साथ अन्याय होता है तो वह आवाज उठाने से डरता है, पीछे हट जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों को आवाज उठानी पड़ती है। भाभी कहती है, अगर तुमने गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पूजा हंसकर कहती है, अगर अरुण गलती करे तो? भाभी कहती है, मेरा अरुण कभी गलत नहीं हो सकता। खैर, दोनों पक्षों की गलतफहमी दूर हो जाती है। कमलेश अपने हाथ से पूजा को अंगूठी पहना देती है। समय के साथ शादी की रस्में शुरू हो जाती है। इधर अरुण और पूजा के बीच अक्सर फोन पर बातचीत होती रहती है। थोड़ी देर बाद वे बारात लेकर रवाना होते हैं। पूजा को देखकर लग रहा था कि वह बहुत बीमार है। इसके बाद शादी की रस्में पूरी हो जाती है। बहू को घर लाने के बाद भाभी बहुत खुश है। उधर पूजा और अरुण की सुहागरात शुरू होती है। अरुण पूजा के करीब आना चाहता है तो पूजा कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज दिन भर बुखार था। अरुण पूजा के ब्लाउज की डोरी खोलते हुए पास जाकर कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। पूजा कहती है, दवाई ली है लेकिन अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूं, कल तक शायद ठीक हो जाऊंगी। अरुण कहता है, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बीमारी मैं अभी ठीक कर देता हूं। ये कहकर वह पूजा के करीब आने लगता है। पूजा की बीमारी और बार बार मना करने के बावजूद अरुण जबरदस्ती उसी रात उस पर अपना पति होने का हक जताता है। लड़की दर्द से चिल्लाना चाहती है तो अरुण उसका मुंह दबा देता है। इसके बाद वह अपनी शारीरिक भूख पूरी करता है। कुछ देर बाद पूजा फूट फूट कर रो रही है। अरुण कहता है, मैं तुम्हारा पति हूं पूजा। पहली बार हमेशा थोड़ा दर्दनाक होता है। हमने 7 फेरे लिए हैं। पूजा, इस पर मेरा अधिकार है। मैंने सिर्फ अपना हक लिया है। फिर क्यों रो रही हो? पूजा रोते हुए कहती है, मैंने तो मना किया था। अरुण कहता है, अरे बेबी, जिस बात का कोई मतलब नहीं है उसे बार बार कहने से क्या फायदा? पूजा कहती है, तुमने मेरा रेप किया है। ये सुनकर अरुण गुस्से में कहता है, ये किसी बाहर वाले ने नहीं किया है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम ये बात कैसे कह सकती हो? पूजा मुंह पर हाथ रखकर सिसक सिसक कर रो रही है। अरुण कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा रेप किया है तो यहां से उतरो। बाहर इतने लोग हैं, उनके सामने जाकर पुलिस से शिकायत करो। ये कहकर वह जबरदस्ती उसे बाहर निकालने लगता है। पूजा बाहर निकलती है तो देखती है कि भाभी बातों बातों में सबको कह रही है। बहुएं तमाशा होने से डरती है। घर में मर भी जाए तो भी बहुएं सफेद कपड़ों के बिना घर से बाहर नहीं निकलेंगी, क्योंकि वे घर में अशांति नहीं चाहती। ये सुनकर पूजा कमरे में लौट आती है। अरुण उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुमने भाभी को कुछ बताया? पूजा सिर हिलाकर मना कर देती है। अरुण कहता है, पूजा, भूल जाओ, पहली गलती थी, ऐसी गलती फिर कभी मत करना। ये कहकर अपनी हवस मिटाने के लिए वह फिर से उस लड़की पर अत्याचार शुरू कर देता है। उसी घर की दूसरी दीवार के उस पार भाभी अपने पति के व्यवहार की बहुत तारीफ कर रही है। सारा दिन काम करने की वजह से कमलेश के पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए उसका पति बड़े प्यार से उसके पैर दबा रहा है। भाभी मन ही मन सोचती है, पूजा की किस्मत कितनी अच्छी है, इतना सुंदर परिवार, सास ससुर और इतना अच्छा पति मिला है। और जिसकी तारीफ हो रही है वह दूसरी तरफ अपनी शरीर की अपवित्रता को नहाकर धो रही है। वह चीख चीख कर रोती है, लेकिन ये आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती।
अगले दिन बहुत सुबह भाभी फ्रेश होकर घर के तुलसी के पौधे के पास आती है तो देखती है कि चचटका पर पूजा अजीब तरीके से खड़ी है। भाभी पूछती है, क्या हुआ, यहां क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हारे और अरुण के बीच कोई समस्या हुई है? पूजा रोते हुए कहती है, मैं घर जाना चाहती हूं, प्लीज। ये सुनकर भाभी पहले रसोई की रस्म, पहली रसोई पूरी करवाकर फिर पूजा को बाहर ले जाने के बारे में सोचती है। इधर पूजा किसी भी तरह रसोई के काम में मन नहीं लगा पा रही है। एक पल में लापरवाही के कारण उसके हाथ से कप गिरकर टूट जाता है। किसी तरह भाभी रस्म पूरी करवाती है और घर में किसी को बताए बिना पूजा के घर चली जाती है। दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला और सब सो रहे थे। घर पहुंचते ही पूजा अपनी मां को रसोई में ले जाती है। वो रोते हुए कहती है, मां, मैंने मना किया था। मां कहती है, मना करने का क्या मतलब, ये सब तो लड़कियों को करना ही पड़ता है। बहू का यहां ना कैसा, ये तो एक अनकहा नियम है जिसे शादी के बंधन में बंधी लड़कियों को मानना ही पड़ता है। अभी कमलेश के साथ वापस चली जाओ, तेरी इतनी बड़ी जगह शादी हुई है। तेरा ससुर एक फोन करेगा तो तेरे भाई की नौकरी लग जाएगी। तू तो हमारे घर की हालत जानती है। पूजा रोते हुए कहती है, मां, तुम मेरी हालत देख सकती हो, मुझे ये करने के लिए मत कहो, मैं नहीं जाऊंगी। मां कहती है, तेरे पापा ने तुझे ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। क्या तू अब आंदोलन करने जाएगी? मैं अपनी हाथ की नस काट लूंगी। मां की इन कड़ी बातों से पूजा पूरी तरह टूट जाती है। मां खुद अपने हाथों से पूजा को कमलेश के साथ भेज देती है। मजबूर होकर वे घर के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में अरुण का फोन आता है, भाभी, आप कहाँ घूम रही हैं? घर आकर सूटकेस पैक कर दो, कल हमें हनीमून पर जाना है। ये सुनकर पूजा और डर जाती है। वो भाभी को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। इमरजेंसी में टॉयलेट जाना है, ये बहाना बनाकर वो उतर जाती है और तुरंत भाभी की आंखों से ओझल होने की कोशिश करती है। अंत में पूजा भाभी के हाथ से भाग जाती है। कुछ देर बाद ससुर जी अपनी बड़ी बहू से कहते हैं, तुम हमारे परिवार की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हो। कभी तुम्हारे हाथ से चाबी या छाता तक नहीं छूटा। तुम कभी कुछ भूलती नहीं हो। फिर इतनी बड़ी छोटी बहू को तुम कैसे खो आई? कुछ कहने को नहीं था, क्योंकि वे ये नहीं कह सकते थे कि उनकी बहू भाग गई है। जो भी करना था उन्हें खुद ही करना था। परिवार के सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा को ढूंढने लगते हैं। कमलेश एक स्तर पर जाकर सोनू नाम की एक लड़की से मिलती है जो LGBT कार्य करता है। दरअसल ये लड़की पूजा की बहुत करीबी दोस्त है। इनका अपना एक NGO है जहां महिलाएं अपनी परेशानियां बता सकती है। सोनू कहती है, लड़कियां इतनी असहाय हैं कि वे मर भी नहीं सकती। कमलेश कहती है, इसीलिए लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए। सोनू कहती है, अगर घर में ही समस्या हो तो। इसके बाद सोनू फोन करके पूजा की लोकेशन पता करती है। रास्ते में सोनू कहती है, पूजा कॉलेज के अलावा कहीं और नहीं जाती थी। वो बहुत ही नरम स्वभाव की है और जल्दी डर जाती है। मुझे यकीन है उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। सही जगह पहुंचकर सोनू पूजा को समझाती है, पहले अपने दिल की बात सुनो। परिवार और रिश्तेदारों के साथ दोस्ती बनाओ। उसी समय कमलेश वहां आ जाती है। सोनू पूजा से कहती है, ये औरत मूर्ख हो सकती है लेकिन दिल की अच्छी है। ये कहकर वो पूजा को गले लगाकर चली जाती है। सोनू के जाने के बाद कमलेश पूछती है, क्या हुआ? घर छोड़कर ऐसे कोई जाता है? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गई थी। क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओ, वरना मैं समझूंगी कैसे। पूजा कहती है, मुझे कल बुखार था। मैं नहीं चाहती थी, पर अरुण ने मेरा रेप किया। यह सुनकर भाभी पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। भाभी कहती है, मेरा अरुण ऐसा कर ही नहीं सकता
और सबसे बड़ी बात जो तुम कह रही हो वो मुमकिन ही नहीं है। मेरे घर में मेरी अलमारी है। अगर मैं उस अलमारी से 100 रुपए निकाल लो तो क्या मैं चोर हो जाऊंगी? पूजा कहती है, मैं अलमारी नहीं हूं। भाभी कहती है, बहू तो तुम हो, शादी तो तुमने की है। पूजा कहती है, शादी की है, अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। क्या आप कंसेंट सहमति का मतलब समझती है? कमलेश के मना करने पर पूजा कहती है, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ा हूं जो मुझे मिला है। इसके तुरंत बाद पूजा घर वापस आ जाती है। कमलेश अलमारी से अरुण का सर्टिफिकेट निकालती है और अपने पति से पूछती है, उस दिन लड़ाई क्यों हुई थी? उसका पति कहता है, कॉलेज में तो ऐसा होता ही रहता है, पर आज क्यों पूछ रही हो? कमलेश कहती है, मेरे पास तो मिडिल सर्टिफिकेट भी नहीं है। मेरे पास बस अरुण है। मैंने ही उसे पाला है। अगर वो कोई गलती करता है तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इसके बाद वे तैयार होकर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। पूजा जाते समय अपनी भाभी की ओर एक नजर देखती है। भाभी कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उनकी नजरों में अरुण अभी भी एक अच्छा लड़का है। बाद में भाभी उसी सोनू के पास जाती है। इस पूरी बात को समझने के लिए सोनू उन्हें अपने एनजीओ की मैनेजर से मिलवाती है। भाभी मोबाइल पर कंसेंट का मतलब देखती है। वे मैडम से पूछती हैं, क्या शादी के बाद भी ना कहा जा सकता है? मैडम कहती है, शारीरिक सहमति फिजिकल कंसेंट संपत्ति की तरह नहीं होती कि एक बार सौदा कर लिया तो बात नहीं बदली जा सकती। सब कुछ करने से पहले पूछना जरूरी है, वरना ये रेप के समान है। परिवार वालों को लगता है कि वे अपने बच्चों को अच्छी तरह जानते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता, है ना? ये सुनकर भाभी चिंतित हो जाती है। इधर रात के समय होटल में पूजा अरुण से कहती है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। जो हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती हूं और बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहती हूं। कुछ भी करने से पहले हम एक दूसरे को जान लें। अरुण कहता है, हाँ बेबी, तुम डरो मत, हम एक दूसरे को जानेंगे ही। ये कहकर वो पूजा को पास खींच लेता है। पूजा कहती है, मुझे पता है ये बहुत जरूरी है, पर एक रिश्ते में सिर्फ यही तो जरूरी नहीं है ना? अरुण इन बातों के बीच भी अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को काबू नहीं कर पाता और पूजा पर झपट पड़ता है। दिन सुबह वे दोनों घूमने निकलते हैं। अरुण अपनी तरफ से बात करना चाहता है, पर पूजा बिल्कुल खामोश है। इधर सहमति कंसेंट के बारे में विभिन्न सेमिनार अटेंड करने के बाद भाभी इस बात को गहराई से समझने लगी है। दूसरी ओर हनीमून के इन कुछ ही दिनों में पूजा और भी ज्यादा डर गई है। उसके मन में अरुण के प्रति खौफ बैठ गया है। उस रात घूमने के बाद वे होटल के कमरे में लौटते हैं। कमरे में घुसते ही पूजा वॉशरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। काफी समय बीत जाता है। पूजा के बाहर ना आने पर अरुण वॉशरूम का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है, जिससे पूजा डरकर एक कोने में चुपचाप बैठ जाती है। अंत में पूजा कहती है, सॉरी, आज नहीं होगा। अरुण पूछता है, क्यों नहीं होगा? पूजा बिना सोचे समझे झूठ बोल देती है कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। अरुण शांत हो जाता है, लेकिन अचानक उसके मन में शैतानी ख्याल आता है और वे पूजा से सबूत दिखाने को कहता है। पूजा रोने लगती है क्योंकि वह सबूत कहां से दिखाए। तभी उसे वॉशरूम में एक ब्लेड दिखता है। अगले दिन सब अस्पताल पहुंच जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद है। अरुण कमलेश के पास जाकर कहता है, पूजा को लड़कियों वाली समस्या हो गई है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए भर्ती कराया है। कमलेश डॉक्टर से बात करना चाहती है। डॉक्टर उसे बताते हैं, यह पीरियड्स की वजह से नहीं हुआ है, इन्होंने अपने अंग को ब्लेड से काटा है। ये सुनकर भाभी जैसे सन्न रह जाती है। बाहर आकर वे सबको घर जाने को कहती हैं और कहती हैं कि वे खुद सब संभाल लेंगी।
इसके बाद वे तुरंत पूजा के पास जाती है। पूजा उस समय सो रही थी। भाभी के छूते ही पूजा अचानक घबरा जाती है। भाभी कहती हैं, मैं हूं, ये किसने किया? पूजा कहती है, मैंने कोई किया है। मैं बहुत थक गई थी, सहन नहीं कर पा रही थी। बिस्तर पर जाते ही पूरा शरीर कांपने लगता था। उस ट्रॉमा से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, सो मैंने कर दिया। क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? तो बस एक बार वहां ब्लेड रखकर देखिए और खुद से पूछिए, क्या कोई लड़की झूठ बोलने के लिए इतना दर्द सह सकती है? कुछ दिनों बाद पूजा थोड़ी ठीक हो जाती है। भाभी आकर कहती है, अब इनकी बारी है। मुझे ये समझने में वक्त लगता है कि गलती किसकी है, पर एक बार समझ जाऊं तो टूट पड़ती हो। इसके बाद अरुण रिसेप्शन पर आकर पूजा के बारे में पूछता है, तो अस्पताल वाले बताते हैं कि पूजा डिस्चार्ज हो गई है। अब अरुण डॉक्टर के पास जाता है और अपनी पहचान बताकर पूछता है, मेरी नई नई शादी हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि हम शारीरिक संबंध कब से शुरू कर सकते हैं? डॉक्टर गुस्से में कहते हैं, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। अरुण को लगता है कि शायद उसे कोई और समझ लिया गया है, पर डॉक्टर बताते हैं, वैजाइनल की 2 परतें धार-धार ब्लेड से काटी गई हैं। जब मैंने तुम्हारी भाभी को यह बताया था, तो वे लगभग बेहोश हो गई थी। और अब तुम यहां आकर मुझसे पूछ रहे हो कि संबंध कब शुरू कर सकते हो? आज घर में महिलाओं की पार्टी है, जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। सब बाहर हैं। अतीत में कमलेश के गर्भवती होने की खबर सुनकर सब खुश हुए थे। कमलेश चाहती थी कि अरुण की तरह उसका भी बेटा हो। अरुण हमेशा भाभी का ख्याल रखता था। कुछ समय बाद कमलेश की एक बेटी हुई और डॉक्टर ने बताया कि वह फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। तब से कमलेश ने अरुण को अपने बेटे की तरह पाला। वर्तमान में पूजा कहती है, मैं 12 साल की थी जब ट्यूशन में एक लड़के ने मेरे सीने पर हाथ लगाया था। ये बात जब मैंने घर आकर मां को बताई, तो मां ने उल्टा मुझे ही सजा दी और मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया। उसके बाद से रास्ते में जो भी हुआ, मैंने कभी अपनी मां को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि सजा मुझे ही मिलेगी। इसके बाद अरुण पिछले दरवाजे से महिलाओं के कार्यक्रम में घुस जाता है। अरुण को देखकर भाभी उसके पास खड़ी होती है। अरुण कहता है, भाभी, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं उसका पति हूं, ये मेरा अधिकार है। भाभी कहती है, मैं भी कोई गलती नहीं कर रही हूं। मैं तुम्हारी भाभी हूं। मैंने तुम्हें कोख से जन्म नहीं दिया, पर दिल से दिया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। आज के बाद तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। मैं तुम्हें जेल भेजूंगी। ये कहकर वे उसे गले लगाती है और उसके हाथ में एक धागा बांधते हुए कहती है, ये तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा। मैं तुम्हें कष्ट देने वाली हूं। प्रायश्चित तुम खुद कर लेना। अगले दिन परिवार के सबके सामने अरुण पूजा से माफी मांगता है। सास कहती है, चलो, समस्या तो सुलझ गई। शाम के लिए राजमा भिगो दो बहू। लेकिन ये बात दोनों बहुओं को हजम नहीं होती, क्योंकि एक राक्षस के अपराध के लिए सिर्फ एक सॉरी। अगले दिन सुबह वह ससुर जी से कहती है, आप जीवन भर सच के साथ थे, अब नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जो आपको करना चाहिए था वही मैं करूंगी। ससुर जी गुस्से में कहते हैं, घर के खिलाफ जाना चाहती हो? घर में रहकर ये सब नहीं चलेगा। घर के बाहर जाकर करो। और अगर घर में रहना है तो सब भूलकर पहले जैसी हो जाओ। कमलेश मना कर देती है। ससुर जी गुस्से में तीनों, कमलेश, पूजा और पिंकी को एक ऑटो में बिठा देते हैं कि जहां मन चाहे वहां चली जाओ। ऑटो चला जाता है। ससुर जी बहुत घमंड से कहते हैं, मैं कमलेश को जितना जानता हूं, वो थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाएगी और अपनी गलती मानकर हमारे पैर पकड़ लेगी। वाकई ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद कमलेश घर लौटती है और अपने पति को गले लगाकर
बहुत रोती है। वो उसके माथे पर चूमता है। कमलेश ऑटो में बैठती है और अपने वकील भाई दादा के पास जाती है। काफी समय बाद भाई बहन मिलते हैं और भावुक हो जाते हैं। कमलेश पूरी घटना बताती है। भाई कहता है, इस बात के खिलाफ कोई कानून नहीं है, पर रास्ता निकाला जा सकता है। मैरिटल रेप के खिलाफ कानून नहीं है, पर दहेज का तो है। ये एक मजबूत कानून है और नॉन बेलेबल। कमलेश झूठा मामला दर्ज करने को तैयार नहीं है। पूजा कहती है, आप दहेज का केस बना दीजिए दादा। भाभी कहती है, जो अपराध हुआ ही नहीं उसका मामला कैसे करूं? फिर सच का क्या होगा? पूजा कहती है, सच बोलकर देख लिया। क्या हुआ? दीदी, जब मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी तब आप बोली, उसके लिए धन्यवाद। पर लड़ाई मेरी है। उस आदमी की 7 रातें मैंने काटी है। मैंने दर्द सहारे। मुझे सच का ज्ञान मत दो। मैंने फैसला कर लिया है। भाभी समझ जाती हैं कि न्याय की राह बहुत कठिन है। रात में दादा दहेज मामले के कानूनी कागजात लाते हैं और पूजा को साइन करने को कहते हैं। कल सुबह ये जमा होते ही सास, ससुर और पति को पुलिस उठा ले जाएगी। भाभी कहती है, अरुण की गलती की सजा माँ बाप को क्यों? पूजा कहती है, जिन्होंने मेरे दर्द की परवाह नहीं की, मैं उनकी तरफ क्यों देखूं? वह साइन कर देती है, लेकिन भाभी कागज लेकर भागती है और उसे आग में जला देती है। पूजा पूरी तरह टूट जाती है। रात में दादाजी कहते हैं कि हम इस केस को ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। भाभी ने यह सुन लिया था। अगले दिन सुबह पुलिस आकर सबको गाड़ी में बिठाती है, पर उसी समय वकील कोर्ट का ऑर्डर लेकर आ जाता है और उन्हें बेल मिल जाती है। दरअसल कमलेश ने पहले ही परिवार को बता दिया था और बेल का इंतजाम करवा दिया था। पूजा इस बात पर बहुत गुस्सा होती है। दूसरी ओर सच की राह पर लड़ाई न कर पाने से कमलेश का सिर चकरा रहा है, क्योंकि वह अपनों से कैसे लड़े। पूजा कहती है, जब मैं फंसी थी तब आप लड़ी थी, पर सही रास्ते पर लड़ाई का कोई वजूद नहीं है। भाभी कहती है, मैं झूठा केस नहीं कर सकती। इधर ससुर जी एक चाल चलते हैं। वे अपने दोनों बेटों के साथ पूजा के मायके जाते हैं। वे अंदर जाते हैं पर बेटों को बाहर छोड़ देते हैं। फिर वे पूजा के पिता को कुछ खिला देते हैं जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाए। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए वे पूजा के पिता को बीमार कर देते हैं ताकि पूजा अपने पिता की जान के डर से पीछे हट जाए। बाहर अरुण कहता है, पूरी दुनिया मेरे बेडरूम में क्यों घुसना चाहती है? दोनों भाइयों में हाथापाई हो जाती है। उसी समय पूजा के पिता की बीमारी की खबर आती है। पूजा और भाभी शहर पहुंचती है। पिता की हालत देखकर पूजा रोने लगती है। अरुण कहता है, देखो, तुम्हारे लिए मैं राक्षस हो सकता हूं, पर खुद की नजरों में पति हो। मुझसे गलती हुई होगी, पर पति की गलती पर कोई घर छोड़कर नहीं जाता। तुम चली गई, भाभी चली गई, पुलिस आई, और इस चक्कर में पिताजी का क्या हाल हुआ देखो। चलो सब फिर से शुरू करते हैं। मजबूर होकर पूजा वापस लौट आती है। घर में एक छोटा समारोह होता है। पूजा और भाभी इसे मान नहीं पा रही है। इधर मौका पाकर अरुण फिर से पूजा से रोमांटिक बातें करने की कोशिश करता है। कमलेश उसे वहां से खींच ले जाती है। तभी दादी सास कहती हैं, तुम्हारे पिता ने नींद की गोलियां खाई थीं, वो नाटक था। दादी सास कहती है, सिर नहीं फोड़ना, मुंह खोलना है। लड़कियों में बोलने की हिम्मत आ जाए तो सामने वाला छूने से पहले 1000 बार सोचेगा। घर छोड़कर नहीं, घर के अंदर रहकर लड़ो। दादी की बातों से दोनों में हिम्मत आती है। घर में एक धार्मिक समारोह। कमलेश प्रवचन शुरू करती है और पूजा को बुलाती है। पूजा माइक पर कहना शुरू करती है, मेरा नाम पूजा कुमार है। पूजा कहती है, मेरे पति ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। ही रेप्ड मी। भाभी कहती है, सिर्फ वही महिलाएं यहां से जाए जिन्हें कभी किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध छुआ ना हो। अरुण गुस्से में पूजा से कहता है, चलो घर चलो। हम अदालत नहीं जा सकते, पर इसका फैसला परिवार कर सकता है। आज से इस परिवार की महिलाएं
तुम्हें सारे रिश्तों से वंचित करती है। मेरे मरने पर मेरे मुंह में गंगाजल डालने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं होगा। पिंकी की शादी में तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। तुम्हें मां, दादी और भाभी की खबर मिलेगी, पर आने की इजाजत नहीं होगी। अरुण माफी मांगता है। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा भाभी। भाभी कहती है, तो पूजा इस अपमानजनक जीवन में कैसे जिएगी? तुम पूजा के पैर पकड़कर माफी मांगो। पूजा कहती है, इससे उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। भाभी कहती है, पता है, पर उसे माफी तो मांगनी ही होगी, ताकि सब देख सके कि महिलाएं चाहे तो क्या कर सकती हैं। अरुण माफी मांगता है। पूजा कहती है, मैं माफ नहीं करूंगी। मैं उस कानून का इंतजार करूंगी जो मेरे साथ हुए अन्याय के लिए बनेगा। जिस दिन वो कानून बनेगा, मैं तुम्हें कॉलर से खींचकर जेल में डालूंगी। अरुण अपने पिता के पास जाकर कहता है, गलती हो गई पापा, अब इसे सुधारना होगा। भाभी ससुर से कहती है, अब हमारी बात खत्म, अब आपके सोचने की बारी है। ये कहकर वो चली जाती हैं और उनके पीछे एक एक करके सभी महिलाएं भी जाने लगती हैं। सच में हमारे समाज में ऐसे कई राक्षस मौजूद हैं जिनके खिलाफ ये पत्नियां समाज से इस अन्याय का इंसाफ मांगने में भी झिझकती या शर्म महसूस करती है। अब महिलाओं को इसके खिलाफ डटकर खड़ा होना होगा। फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।